अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है एडवांस वेब प्रोग्रामिंग के सिलसिले में ASP.NET बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। तो बेसिकली डॉट नेट आपको पता है कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराई है फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। इसकी मदद से हम डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हमारा ये कोर्स जो है ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट के बारे में है और इसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हम देखते हैं कि ASP.NET में बेसिकली कौन कौन से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। रिमेंबर के ये हमारा जो डॉट नेट है माइक्रोसॉफ्ट का, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो उसका बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स सारे वही ऑब्जेक्ट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ बना के आपको दे दिए हैं कि आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बिहाइंड क्लासेस का कोड होगा जो कि डिफाइन होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच फॉलो कर रहा होगा और आप उसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने मकसद के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई चीज़ आउटपुट करनी हो फॉर द एंड यूज़र, स्क्रीन पे कुछ शो करना है, तो हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो रिस्पांस डॉट राइट है। तो रिस्पांस डॉट राइट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। इसमें रिस्पांस जो है वो ऑब्जेक्ट है और राइट जो है उसका एक मेथड है। तो इसकी मदद से आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप कोई चीज़ आउटपुट कर सकते हैं जो कि यूज़र उसको फिर देख सकता है। तो दीज आर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। सर्वर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, सेशन ऑब्जेक्ट है और कुछ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हैं और इस तरह के और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद है। ये सारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स आपके कोडिंग का काम आसान करते हैं। आपको उस काम के लिए कोडिंग के लिए क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट माइक्रोसॉफ्ट के बने बनाए बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स आप कॉल करके उसको वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली जिस तरह आपको पहले बताया गया था कि ASP.NET जो है वो दो मॉडल सपोर्ट करता है, सर्वर साइड कोड, ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है और ये दो मॉडल्स इसके ज़रिए आप सर्वर साइड पेजेस जो है वो बना सकते हैं। सिंगल फाइल मॉडल जो ASP क्लासिक में यूज़ होता था, जो कि ASP.NEट से पहले, दैट इज़ एक्चुअली इसमें आप जो है HTML टैग्स के अंदर ही आप क्या करते हो, आप ASP.NET के टैग्स इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि दूसरा जो हमारे पास मॉडल है वो नया थ्री टीयर में आपको बताया जाता है कि आपका पहला टीयर जो है यूज़र इंटरफेस है, दूसरा टीयर जो है वो कोड है या बिजनेस लॉजिक है और तीसरा टीयर डेटाबेस है। तो इसमें जो दूसरा टीयर है ये बेसिकली आपका यहाँ पे इवेंट्स का कोड होता है, जो आप बटन के लिए या इस तरह डिफरेंट चीज़ों के लिए कोड लिखते हैं वो आपका बिजनेस लॉजिक होता है और वो आपका टीयर 2 होता है। जबकि आपका SQL सर्वर या एक्सेस या इस तरह के डिफरेंट जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो आप डेटा रखते हो वो टीयर 3 होगा। और टीयर 1 आपको बताया गया था कि HTML, CSS या इस तरह के क्लाइंट साइड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे बना होता है। सो एक्चुअली हमारे पास जो पहला मॉडल है इसमें बिजनेस लॉजिक और यूज़र इंटरफेस यानी टीयर 1 और टीयर 2 एक ही जगह पे होते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ क्लोजली कपल्ड होते हैं। उनको सेपरेट करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। ये थोड़ा ओल्ड मॉडल था। नया मॉडल हमारे पास जो है थ्री टीयर, दिस इज एक्चुअली, इसमें यूज़र इंटरफेस आप अलग से डिफाइन कर सकते हो, बिजनेस लॉजिक या बैकएंड का कोड जो है वो आप अलग से डिफाइन कर सकते हो और डेटाबेस अलग से। फिर इनको आप मर्ज करके आप एक कंबाइंड एक सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह आपको एट द रेट ऑफ डायरेक्टिव्स का बताया गया था कि ये बेसिकली हैश जिस तरह C++ में होते हैं, कि ये बेसिकली वो कोड होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है, यानी बाकी कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो एट द रेट ऑफ जिसके साथ लिखा होता है वो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि ASPX एक्सटेंशन होती है ASP.NET पेज की, जबकि आपके कोड बिहाइंड फाइल की एक्सटेंशन जो है वो होगी .aspx.vb, यानी उसमें प्योर VB का कोड होगा। जबकि ASPX जो
है वो हमारे पास UI या यूज़र इंटरफेस फर्स्ट टीयर का कोड जो है वो ASPX फाइल में होता है, और ASPX.VB फाइल में जो है आपका कोड बिहाइंड या टीयर 2 का फाइल जो है वो उसका कोड होता है। सो एक्चुअली हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि सबसे टॉप पे आपके प्रोग्राम के टॉप में क्या लिखा होता है, परसेंट एट द रेट ऑफ पेज लैंग्वेज इज इक्वल टू VB कोड बिहाइंड इनहेरिट्स और मास्टर पेज फाइल, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपको ये भी बताया गया था कि बेसिकली परसेंटेज जो है वो यूज़ होता है ASP.NET का कोड इंसर्ट करने के लिए किसी भी HTML फाइल के अंदर। सो व्हाट आर द वेरियस बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का जिक्र हो रहा था कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी आपके लिए बनाए हुए हैं और आप इसको कॉल करके जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट्स से यू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट में फिर आप लैंग्वेज जो है वो VB सेलेक्ट करेंगे और ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2015 है, तो इसमें आप यहाँ पे ASP.NET वेब एप्लीकेशन एम्प्टी का ऑप्शन नहीं है, एम्प्टी का ऑप्शन नेक्स्ट स्क्रीन पे आता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स या जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। हम लोगों ने विजुअल बेसिक सेलेक्ट किया और विजुअल बेसिक के अंदर ASP.NET वेब एप्लीकेशन, रिमेंबर ये विजुअल स्टूडियो 2015 है, या ये आप वेब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ओके कर लें तो बेसिकली एक और स्क्रीन हमारे पास जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये वो स्क्रीन है जहाँ पे आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स या बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें कोई भी फाइल ना हो, तो आप यहाँ से एम्प्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ये जो चेक है इसको अनचेक कर दें, क्योंकि ये फिर हमारे पास क्लाउड की सेटिंग्स आपसे मांगता है और हमारा काम जो है यहाँ पे क्लाउड के साथ नहीं है। फिर इसको ओके कर लें और थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। रिमेंबर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट सेटिंग्स फाइल्स हैं और इस तरह के हमारे पास रेफरेंसेस वगैरह कुछ हैं, बाकी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। सो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक नया वेब फॉर्म जो है वो आप ऐड करते हैं। तो हाउ विल यू डू दिस, यू विल क्लिक, यू विल गो टू ऐड में आप जाएंगे और दिस विजुअल स्टूडियो इज स्लाइटली ओल्डर सो इट इज़ टेकिंग सम टाइम। ओके, यहाँ पे आप न्यू आइटम, या यहाँ पे अगर वेब फॉर्म नज़र आ रहा है तो इधर ये भी ठीक है, न्यू आइटम से भी हो सकता है राइट एट द टॉप। तो वेब फॉर्म यहाँ पे आप इसको नाम दे दें बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, ओके कर लें एंड you will see a new ASPX file and ASPX VB file here in a while, जो कि बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा बिकॉज यू स्टार्टेड विद एन एम्प्टी प्रोजेक्ट। ओके, सो आपको पता है कि हमारे पास ये जो कोड है दिस इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू HTML एंड ASP.NET, CSS वगैरह भी होता है इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट भी होती है, यानी क्लाइंट सर्वर साइड दोनों किस्म का कोड इसमें मिक्स हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास कोड है परसेंट और ये येलो जो यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली
ASP.NET कोड, जबकि इस तरह से आपको टैग्स जो नज़र आ रहे हैं HTML हेड वगैरह, तो ये हमारे पास सिंपल प्लेन कोड है। इसी तरह आपको मैंने बताया हुआ है कि डिफरेंट जगहों पे हमारे पास क्लाइंट साइड या HTML के टैग को सर्वर साइड टैग में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग रन एट इज इक्वल टू सर्वर लगा के। और ये काम सिर्फ विजुअल स्टूडियो के अंदर होता है, इसको बाहर अगर आप रन करेंगे तो ये रन एट एट्रीब्यूट HTML के अंदर नहीं है, विजुअल स्टूडियो ने इसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सो रन एट सर्वर किसी भी टैग को सर्वर साइड टैग बना देता है। अच्छा, बाकी आपको लाइन नंबर वगैरह और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। दिस इज़ एक्चुअली नॉट द कोड बिहाइंड, दिस इज़ द UI फाइल, क्योंकि इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो, इसका आप सोर्स देख सकते हो, जो कि टैग्स होंगे ज़्यादातर ASP.NET के टैग्स होंगे और HTML के टैग्स होंगे या CSS वगैरह होगा। तो इसमें आप अगर कोड एम्बेड करोगे तो आपको पता है कि इसमें हम लोग लेट्स से यू वांट टू राइट समथिंग हियर, परसेंट होता है परसेंट, और फिर इसके अंदर आप रिस्पांस डॉट राइट। देखें, ये एक एग्जांपल है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स की। राइट दिस। अच्छा, मैंने इसको परसेंट परसेंट के अंदर लिखा क्योंकि HTML के अंदर डायरेक्ट ASP.NET का कोड नहीं लिखा जा सकता, इसको आपने इस तरह से परसेंट के अंदर लिखना है। फिर इस ASP.NET का कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड करता है और इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर इसके बगैर लिखेंगे तो वो HTML का कोड कंसिडर होगा और वो उसको सर्वर साइड पे रन नहीं करेगा। सो लेस देन परसेंट और परसेंट ग्रेटर देन, बीच में हम लोगों ने VB लैंग्वेज में ASP.NEट का कोड लिखा हुआ है रिस्पांस डॉट राइट। तो जब मैं यहाँ पे रिस्पांस लिख रहा था और डॉट यहाँ पे मैंने लगाया, तो आपको अपने नोट किया होगा बहुत सारे और हमारे पास एक लिस्ट आ गई। सो दिस इज एक्चुअली इंडिकेट्स के रिस्पांस एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है और राइट और बाकी इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। सो एक्चुअली इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं, तो आप बड़ी आसानी से जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड राइट डॉट। तो देखें, बहुत सारे और हमारे पास मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ जो हैं रिस्पांस ऑब्जेक्ट के मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल बफर, इफ़ यू वांट टू बफर सम रिस्पांस समवेयर देन यू कैन डू दिस। कैश कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी, रिस्पांस में जो डेटा होगा उसको आप क्लियर भी कर सकते हैं बफर से। इसी तरह इनकोडिंग कुकीज़ वगैरह कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे पास यूज़ नहीं हो रही, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। लेकिन आप बड़ी आसानी से देख रहे हैं कि एक्चुअली देखें, राइट भी है, राइट टू फाइल, रिस्पांस से आप डायरेक्ट जो है फाइल में लिख सकते हो, तो वो यूज़र को शो नहीं होगा, वो फाइल में जाएगा डेटा। सो मतलब ये है कि रिस्पांस ऑब्जेक्ट आपको वो फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी मदद से आप स्क्रीन पे या यूज़र की तरफ जो डेटा जा रहा है वो बेसिकली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग देखें तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए गए हैं, लाइक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। इफ़ यू सी एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हैं तो एप्लीकेशन लिखें, डॉट लगाएं और इसके मेंबर्स देखें। ये ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ये ग्लोबल पूरे एप्लीकेशन यानी आपने जो वेबसाइट या प्रोजेक्ट बनाया है उस लेवल पे काम करता है। इसके अंदर वो डेटा होगा, वो वेरिएबल्स होंगे जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे। इसी तरह आप जो है इसके अंदर वैल्यूज़ रख सकते हैं, इसको जो है वैल्यूज़ रिमूव कर सकते हैं। यानी ये ज़्यादातर यूज़ होता है वेरिएबल्स कांस्टेंट्स जो कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसको डिक्लेयर करने के लिए और क्लियर करने के लिए। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट वो मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ और कलेक्शंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंटायर वेब प्रोजेक्ट या वेब एप्लीकेशन रख सकता है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मेंबर्स जो है वो इसमें आप रख सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो एक आम से प्रोजेक्ट्स में नहीं होता, लेकिन डू रिमेंबर के एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड डेटा एंड वेरिएबल्स फॉर द होल वेब प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के लिए इसमें
इसमें डेटा रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने लेट्स से यू वांट टू हैव अ नेम फॉर योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट का आपने नाम रखना है, तो वो आप एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की मदद से रख सकते हैं और वो पूरे पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या होगा, वही नाम आपका ग्लोबल चलेगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता था विच वाज एक्चुअली ASP एरर ऑब्जेक्ट। ASP एरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें, इफ यू हैपन टू राइट ASP एरर, तो ASP एरर इज नो लॉन्गर देयर। ये बेसिकली इन्होंने खत्म कर दिया है क्योंकि इन्होंने ट्राई कैच फाइनली जो कंस्ट्रक्ट है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है, तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो आप लोगों ने जावा में भी देखा, ट्राई कैच और फाइनली जो एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। तो इसी वजह से इन्होंने एरर ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली रिमूव कर दिया है। एनीवेज, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इसका इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग हैंडलिंग एरर्स, एरर हैंडलिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल होता था। अब बेसिकली वो ट्राई कैच फाइनली के थ्रू होता है। इसी तरह एक और जो ओल्ड ऑब्जेक्ट यूज होता था प्री डॉट नेट वर्जन में, वो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट था। ये बेसिकली C++ जो कि एक और लैंग्वेज है डॉट नेट में, उसका कोड अगर आप लाना चाहते हैं किसी VB के अंदर या इस तरह, तो आप ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते थे। अब बेसिकली इसके लिए दूसरे तरीके यूज होते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखें, सो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये भी हमारे पास नहीं है। अब ऑब्जेक्ट लाना जो है वो बड़ा ही C++ या किसी और लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना आसान है। जस्ट आप यहाँ पे रेफरेंस लगाते हो और अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पांस ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने देखा कि रिस्पांस ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो यूज़र की तरफ जो आउटपुट जा रहा है उसको कस्टमाइज कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उसका अपोजिट है, यानी यूजर से सर्वर की तरफ जो डेटा जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल फॉर्म, यूजर ने एक फॉर्म फिल किया और फिर उसको क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है सर्वर पे। तो एक्चुअली उस फॉर्म में कुछ डेटा होगा, नेम, आपका एड्रेस है, आपका पासवर्ड वगैरह हो सकते हैं, आपका ईमेल हो सकता है। तो वो डेटा जो है फॉर्म्स का डेटा सर्वर पे जाएगा, डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ये डेटा आप इजीली वहाँ से डिस्पैच कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं, ये सर्वर पे हैं। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से हम यूजर से आने वाला डेटा जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्म्स का डेटा, कुकीज, कुकीज जो है ये फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स जो आपके यूजर के मुतालिक मालूमात रखती हैं। एक वेबसाइट जो है जब यूज़र के सिस्टम पे कोई फाइल स्टोर करता है उस यूज़र के बारे में, तो इसको कुकी कहा जाता है। इसी तरह सर्वर के वेरिएबल्स और सर्टिफिकेट्स, देखें आजकल सिक्योरिटी साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसको कहा जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट एक आपके पास इस तरह का एक सिस्टम होता है जिसमें आपको पता होता है कि ये जो डेटा मेरे पास आया है यूज़र का की तरफ से या सर्वर से यूज़र की तरफ, तो वो बेसिकली अथेंटिक है, यानी दरमियान में उसको छेड़ा नहीं गया है, किसी ने उसको चेंज नहीं किया है। क्योंकि डेटा जो है वो डिफरेंट स्टेशन से होके आपकी तरफ आता है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। उसमें कोई भी मलेशियस या बैड किस्म के चेंज किए जा सकते हैं जिससे यूज़र या सर्वर को नुकसान पहुंच सकता है। सो दैट इज़ वाई सर्टिफिकेट्स जो है उसका डेटा भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन मेन इसका इस्तेमाल जो है वो फॉर्म्स के अंदर है और कुकीज़ के अंदर है। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट, और फिर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखें सर्टिफिकेट अगर आपने चेक करना है तो क्लाइंट सर्टिफिकेट, इसी तरह उसका ब्राउज़र अगर आपने सेट करना है कि यूज़र का ब्राउज़र कौन सा है, कौन क्रोम इस्तेमाल कर रहा है, इसका वर्जन क्या है, ये आप ब्राउज़र के ज़रिए देख सकते हो।
कंटेंट टाइप यूज़र क्या सबमिट कर रहा है, कि अगर कहीं पे पीडीएफ सबमिट हो रहा है तो उसकी जगह वो कुछ और तो सबमिट नहीं कर रहा। कंटेंट लेंथ भी आप चेक कर सकते हैं, कुकीज़ चेक कर सकते हैं, फाइल पाथ, फाइल्स वगैरह आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, फॉर्म का डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं यूज़र से। तो मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से आप डिफरेंट जो डेटा है जो यूज़र सबमिट करता है उसको आप देख सकते हो और उसको आप एक्सेस करके उसको स्टोर या हैंडल कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली द पर्पज ऑफ अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और ओल्ड ऑब्जेक्ट आप इसको कह सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता था, विच इज़ नो लॉन्गर देयर, क्योंकि अभी स्क्रिप्टिंग जो है वो उसका स्टैंडर्ड जो है जावास्क्रिप्ट आ गया है। लेकिन पहले बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होते थे, तो उसके लिए ASP.NET के बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स और इस तरह स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट्स को मिला के आप थोड़ा सा कोड कंबाइन इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक और ऑब्जेक्ट जो होता था दैट वाज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब आप ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से रेफरेंसेस में किसी भी .NET कंपेटेबल लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट आप यहाँ से रेफरेंसेस में शामिल कर सकते हैं। तो अब जो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट इज़ वन सच ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑब्सोलीट। स्क्रिप्टिंग कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ऑब्सोलीट हो गया। ये भी कॉम प्लस जो है सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और उसका रेफरेंस जो है वो एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ इफ़ यू चेक इट इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ .NET तो यू विल नॉट सी इट बिकॉज देयर इज़ रेफरेंसेस नाउ। सो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट इन्होंने लेटेस्ट .NET में रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, सर्वर ऑब्जेक्ट इज स्टिल देयर एंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एक्सेस हेल्प्स यू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वर। सर्वर, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें सर्वर पे आपने एरर क्लियर करना हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो, एग्जीक्यूट में आप कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना चाहें, मशीन नेम आपको सर्वर का, कंप्यूटर का नाम बताता है कि आपके सर्वर का क्या नाम है। मैप पाथ जो है ये आपको बताता है कि फिजिकल पाथ जो कि किसी वर्चुअल पाथ के साथ अटैच है। स्क्रिप्ट कितनी देर के लिए चलेगा, इसको स्क्रिप्ट टाइम आउट कहा जाता है, ये भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह और भी कुछ चीज़ें जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इक्वल्स में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह एनकोडिंग कर सकते हैं एंड अदर थिंग्स। you can transfer execution and ऑल दीज आर रिलेटेड टू सर्वर। तो एक नॉर्मल जो वेब एप्लीकेशन होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको सर्वर के ऑब्जेक्ट जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है उसके मेथड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एनीवेज यू शुड हैव सम आइडिया कि सर्वर ऑब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद है। लास्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, सेशन ऑब्जेक्ट। सो सेशन क्या होता है? वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो या आप लॉगिन करते हो या उसको लॉगिन के बगैर इस्तेमाल करते हो, दिस इज अ सेशन। यूजुअली सेशन कहा जाता है एक यूज़र जब वेबसाइट पे आईडी और पासवर्ड देता है और फिर वहाँ पे लॉगिन होता है तो वो बेसिकली उसका सेशन वेरिएबल बन जाता है। आइडेंटिफायर होता है कि ये बंदा कौन है, कितनी देर से ये ऑनलाइन है इस वेबसाइट पे और क्या कर रहा है, एक आइडेंटिफायर आप वो कर सकते हैं। तो सेशन is when you log in and when you log out or leave that page. This time period is called as session. इस दौरान में आपका क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे आपका नाम आ जाता है, आपका पिक्चर आ जाता है, आपका डेटा आ जाता है। ये कहाँ से आ रहा होता है? ये डेटाबेस से आ रहा होता है। लेकिन उस दौरान में जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो फिर आपको वही डेटा आ जाता है, आपकी पिक्चर आ जाती है, आपकी ईमेल आ जाती है। मतलब ये है कि पेज टू पेज आपका डेटा जो है वो चल रहा है। दिस इज एक्चुअली योर सेशन।
एक पेज से दूसरे पेज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये फलाना बंदा है जो लॉगिन है। दिस इज एक्चुअली द यूज ऑफ सेशन ऑब्जेक्ट। तो सेशन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं होते इतने ज्यादा जिस तरह मैंने आपको बता दिया, लेकिन सेशन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। सेशन में आप क्या रखते हो? आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स रखते हो, डेटा रखते हो। किसी बंदे का नाम क्या है? हाउ विल यू डू दिस? सेशन ब्रैकेट नेम इज इक्वल टू, और लेट्स से आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, उसने टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं है इस वक्त, तो आप टेक्स्ट बॉक्स बना लें। सेशन नेम, ये आप क्या बना रहे हो? ये वेरिएबल बना रहे हो। ये हमारे पास वेरिएबल है जिसमें मैंने एक सेशन इस पेज पे बना दिया। दूसरे पेज पे जाएंगे तो इसी नाम से इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उस बंदे का डेटा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है जी। उसने वहां पे लॉगिन किया इस पे, एक पेज पे हमने वो डेटा सेशन में रखा और दूसरे पेज में हम वो डेटा सेशन से दोबारा रिट्रीव करते हैं। सो सेशन का काम क्या होता है? देखें, HTTP प्रोटोकॉल है वेब के लिए, क्लाइंट और सर्वर के बीच में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है। तो एक्चुअली एक पेज से दूसरे पेज को कोई पता नहीं होता कि प्रीवियस पेज पे क्या है और इस पेज पे क्या है। तो एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा आइडेंटिफिकेशन के लिए, बंदे का नाम लाने के लिए, बंदे के ईमेल एड्रेस या उसका पिक्चर शो करने के लिए बेसिकली सेशन ऑब्जेक्ट यूज होता है। यानी पेज टू पेज आपका डेटा जो है आप वही रहता है, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल है सेशन, और सेशन में हमने एक वेरिएबल बनाया ब्रैकेट में नेम, और उसकी वैल्यू कहाँ से हमने ली? टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। अच्छा, ये आपने एक पेज पे बना दिया। दूसरे पेज पे आप गए, वहां पे आपने फॉर एग्जांपल शो करना है इसको कि ये बंदा वो है, उसको नाम आपने शो करना है या एक्सेस करना है। सो व्हाट यू विल राइट? रिस्पांस। देखिए हमारे पास पेज एक है तो आपने दो पेजेस बनाने हैं। रिस्पांस डॉट राइट सेशन और सेशन में नेम। चलें इसको टेक्स्ट बॉक्स से हम हटाते हैं, यहां पे मैं नाम दे देता हूं सलाम। You can write your name if you want. Okay. ओके, तो ऊपर हमने सेशन वेरिएबल बनाया, नीचे हमने दूसरे पेज पे जो हम कोड लिखेंगे रिस्पांस डॉट राइट, यानी उसको शो करना है, और सेशन यानी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट और नेम। तो नेम में जो भी डेटा स्टोर होगा वो आपको शो हो जाएगा। दिस इज द ट्रिक। ये वो ट्रिक है जिसकी मदद से आप हर पेज पे आपका नाम आता है, हर पेज पे आपकी पिक्चर आती है। जो आप लॉगिन होते हैं किसी वेबसाइट पे तो वो सेशन होता है, सेशन में एक डेटा रख दिया जाता है, फिर हर पेज पे वो सेशन आपके लिए आउटपुट आपको शो होता है। दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेशन ऑब्जेक्ट के कुछ मजीद मेंबर्स हैं विच यू कैन कॉल विद अ डॉट सेशन डॉट अबैंडन। अबैंडन का मतलब ये है करंट सेशन क्लोज कर लो, खत्म कर लो। ऐड का मतलब है कि इसकी मदद से आप न्यू आइटम स्टेट में शामिल कर सकते हो। ऑल्दो आसान तरीका क्या है, सेशन लिखो और वेरिएबल का नाम लिखो। इसी तरह सेशन को आप क्लियर कर सकते हैं, इसके कंटेंट्स देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। काउंट, काउंट का मतलब है कि सेशन में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह आइटम्स हैं। सो दी रिमूव, रिमूव में आप सेशन वेरिएबल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। सेशन आईडी, आपको मैंने बताया सेशन की आईडी होती है, उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है कि एक बंदा लॉगिन हुआ है तो आपको एक आईडी मिलती है। जब आप लॉग आउट होते हो तो वो आईडी टेम्पररी वो पे रिमूव हो जाती है। तो सेशन आईडी भी आप प्रिंट कर सकते हो कि सेशन डॉट सेशन आईडी, ये जो करंटली आप लॉगिन है तो आपकी सेशन आईडी क्या है, यू कैन एक्चुअली प्रिंट दिस, यू कैन सेट दिस एंड यू कैन गेट दिस। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेशन डॉट टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब यह है कि आपका सेशन कितनी देर बाद खत्म होगा। देखें, अगर आपने बंदे को लॉगिन किया और उसका डेटा सेशन में रखा और वो बंदा लॉगिन लॉग आउट नहीं हुआ तो क्या खतरा हो सकता है? दूसरा बंदा उसी कंप्यूटर उसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकता है? लॉगिन कर सकता है, उसका प्राइवेट डेटा देख सकता है।
सो एक्चुअली टाइम आउट का मतलब ये है कि कितनी देर बाद वो सेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो, ताकि उसका डेटा जो है वो महफूज रहे। वो चला गया है, सिस्टम छोड़ गया है, बंद कर दिया है और लॉग आउट नहीं हुआ, तो बेसिकली टाइम आउट जो है वो ऑटोमेटिकली सेशन जो है वो टर्मिनेट करता है। इसमें आप सेकंड्स, मिली सेकंड्स, आवर्स, ईयर्स, जितने भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। So hopefully you will have some idea about the built-in objects. Uh, you should definitely practice these objects. इनको आप लिखें, विजुअल स्टूडियो ओपन करें और ख़ुद से थोड़ा बहुत इसको देखें। जितने मैंने आपको इसके मेंबर्स बताए हैं तो इससे आप थोड़ा सा मज़ीद देखें तो यू विल हैव सम आइडिया कि ये आपका कोडिंग का काम कितना आसान कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको प्रोवाइड किया हुआ है for you people to actually help you in your coding. Thank you.